नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हो हाईवे 33। चले दोस्तों, आज की कहानी के सफ़र पर। दोस्तों, ये कहानी सुरेंद्र जी की है, उत्तराखंड के रहने वाले सुरेंद्र जी दो भाई। और सुरेंद्र जी के जो बड़े भाई थे ना, ट्रक चलाते थे। और सुरेंद्र जी कपड़े का दुकान था, रेडीमेड कपड़ा अब बिक्री करते थे। अपने गांव के पास में एक छोटी सी मार्केट थी और उसमें एक उनका दुकान था। लेकिन सुरेंद्र जी के मन में ट्रक चलाने का बहुत बड़ा शौक था। लेकिन उनका भैया कहते कि नहीं सुरेंद्र, तू बहुत सीधा साधा है और तेरे बस का ट्रक चलाना नहीं है। तू बिल्कुल इस लायक नहीं है कि तू ट्रक चला सके। मैं तुझ पर भरोसा नहीं कर सकता हूँ। तुझे मैं ट्रक अब ड्राइवर नहीं बनाना चाहता। लेकिन ना चाहते हुए भी सुरेंद्र जी ट्रक ड्राइवर बन चुके थे। चलाना वलाना सब आता था और सब कुछ सीख चुके थे। और कभी कभी भैया जब उनका तबीयत खराब होता या कोई अन्य कारण में फंसे होते, और तब सुरेंद्र के हाथ में चाबी होती थी ट्रक। अब भैया कहते कि देख, दिन के दिन में लौट के आ जाना है, ये नहीं कि तू कहीं और निकल जाए। मुझे कहीं तुझे दूर नहीं भेजना है, नज़दीक में जा और दिन अब सूरज डूबने से पहले घर पर वापस आ जाना, माल छोड़ छाड़ करके। बहुत ही अब एक तरह से सुरेंद्र जी को अपने कायदे कानून में अब रखे हुए थे। और सुरेंद्र जी अपने भाई से डरते भी थे, क्योंकि माता पिता के खोने के बाद में आखिर उनका कौन था। वही तो थे बड़े भाई और उनकी भाभी। सब लोग तो वही थे जो सुरेंद्र जी की सब कुछ अब देखते थे। सब कुछ करता धरता से लेकर के हर एक चीज़ उनके भाभी और भैया तो थे। तो किस पर विश्वास करें? अपने भाई का। बिल्कुल वही करते थे। सुरेंद्र जी के उनके भाई अगर ये बात बोल देते कि सुरेंद्र ये काम नहीं करना है, तो सुरेंद्र जी का हिम्मत नहीं था कि वो काम पर हाथ लगा सके। मन ही मन अफसोस करते रहते थे कि ये मुझे काम कर लेना चाहिए। लेकिन कभी खुल करके अपने भैया के सामने बात कहने की हिम्मत नहीं थी। इस बात को वो खुद जानते थे। इच्छा तो बहुत थी कि मैं दूर दूर तक ट्रक चलाऊं। बड़ा आनंद आता था सुरेंद्र जी को। लेकिन भैया का ये खौफ था। वो खौफ के साए में रहते थे। और ये उनके लिए अच्छा भी था। जो उनकी भैया ने दुकान खोल के दिया था रेडीमेड कपड़े का, सोच समझ के ही करवाया होगा कि सुरेंद्र यहाँ पर सुरक्षित है, अपने घर के आसपास में है, ज़्यादा दूर जाना भी नहीं है। एक तरह से भैया जो थे ना, सुरेंद्र को अपने बच्चे की तरह अब एक रखते थे, लाड़ प्यार करते थे, आंखों के सामने से दूर नहीं होना चाहते थे। इतना वो प्यार करते थे। बहुत कुछ ऊंच नीच समझाते थे कि देख सुरेंद्र, दुनिया बहुत खराब है, कदम कदम पर खतरा है। लेकिन सुरेंद्र उस टाइम जवानी के जोश में थे ना, आज्ञा तो मानते थे भैया का, सब कुछ बात मानते थे। इस कान से सुनते थे, इस कान से निकाल देते थे। इतना शरीफ भी नहीं थे जितना वो दिखाने की कोशिश करते थे। भैया उनको समझते थे कि हमारा भाई तो दुनिया का सबसे शरीफ लड़का है, मेरी हुक्म का तालीम करता है और कुछ भी गलत काम नहीं करता था। लेकिन सुरेंद्र जी जब जवानी में प्रवेश किए ना, तो मन में बहुत सारी जो अरमान थी अब उसको पूरा करना चाहते थे। किसी गर्लफ्रेंड बनाना चाहते थे किसी लड़की को। लेकिन अभी तक कोई बात नहीं बनी थी। अभी कोई लड़की ने अब उनकी तरफ उस नज़र से देखा ही नहीं था। हाँ, लेडीज कपड़ों की दुकान जरूर थी, लड़कियां एक से एक आती थी और वो इम्प्रेशन डालने की कोशिश भी करते थे। लेकिन अभी तक ऐसी लड़की उनकी आंखों के सामने कोई आई नहीं थी जिसका अब उन्हें इंतजार था। अब उस रात को बात है जब सुरेंद्र जी भैया का ट्रक लेकर के और लोकल का माल छोड़ने जा रहे थे। अर्जेंट माल था। दिन में निकले थे। भैया ने कहा था कि देख, जितना जल्दी हो सके तू लौट के आना। वैसे तो भैया जाना चाहते थे, लेकिन भाभी की तबीयत सही नहीं होने के कारण भैया को घर पर रुकना पड़ा था। तब सुरेंद्र जी बड़ा खुश हो गए थे, एकदम मग्न हो गए थे कि अरे अब क्या, अब तो चाबी मेरे हाथ में आ गई। अब तो मैं रोड का राजा हूँ, बादशाह हूँ रोड का। और सही में अच्छे ड्राइवर थे सुरेंद्र जी। ऐसा नहीं था कि ऐसे ऐसे ड्राइवर थे। बड़ा होशियारी से ट्रक को कंट्रोल में करके चलाते थे कि कहीं पर
दुर्घटना ना हो जाए, इस चीज़ को बहुत समझते थे। रोड को एक तरह से परख करके चलते थे कि आगे मोड़ आएगा, कुछ भी खतरा हो तो पहले ही अपनी गाड़ी का, ट्रक का स्पीड कम कर लेते थे। लेकिन अब ठंड का शुरुआत हो गई थी। कुछ ही दिन हुआ था कि अभी ठंड जो था ना दस्तक दे दिया था। और सुरेंद्र जी अभी इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थे। जो भी साधारण सा कपड़ा होता था वो पहन करके जैसे अब रहते थे और उसी हिसाब से अपने ट्रक लेके चल पड़े थे। लेकिन जहाँ से माल लोड करना था ना, अब वहीं पर काफ़ी लेट हो चुका था। अब इसके बाद जब माल लोड हो गया तो शाम ढल गई थी। मन में आया कि अब क्या करें। अब उस टाइम में साल 2004 के आसपास की बात थी। मोबाइल फ़ोन अब था नहीं उस टाइम में, और भैया से संपर्क नहीं कर पाए कि अब करें तो क्या करें। अब दूरी भी थी, गांव से काफ़ी दूरी पर थी। अब ऐसा कोई साधन ढूंढने की कोशिश करने लगे कि भैया का संपर्क किया जा सके, लेकिन कोई बात ही नहीं बनी। कोई ड्राइवर अब उस अपने गांव की तरफ जा नहीं रहा था कि भैया का संदेश भी भेज दें कि मैं जा रहा हूं, आप मेरी चिंता मत करना। अब आखिरकार माल जब लोड होने के बाद में कब तक इंतज़ार करती। एक निश्चित टाइम पर माल भी पहुंचाना था, सुबह जो पहली किरण से पहले अब वो गोदाम में माल पहुंचा देना था। अब वही अब सोच विचार करने लगे कि मैं क्या करूं, मैं तो फंस गया हूं। भैया की बात माने तो मुझे रात को सफ़र नहीं करना चाहिए। भैया कभी भी मुझसे रात का सफ़र नहीं करवाते। आज तो मैं फंस गया हूं, क्या करूं मैं। अब और भी ड्राइवर थे और भी वहाँ पर लोग थे। जब वो देख लिए सब ड्राइवर कि भैया ये तो ड्राइवर बेचारा कुछ सोच विचार कर रहा है, तब ड्राइवर पूछने लगे कि भाई तुम अपना ट्रक लेके निकल क्यों नहीं रहे हो, देर होती जाएगी, जितना जल्दी जाओगे सफ़र उतना कम होगा। और तब सुरेंद्र ड्राइवरों से अपनी बात को रखते हैं कि भैया ने मुझे मना किया है रात में सफ़र करने के लिए। सारे ड्राइवर हंसने लगे और कहने लगे फिर भैया ने यह भी कहा होगा कि भाई रात को क्यों, दिन में भी संभल संभल के ट्रक चलाना। सब मजाक उड़ाने लगे एक तरह से सुरेंद्र जी को। अरे भाई ट्रक चालक बने हो, ड्राइवर बने हो, तो इसमें रात और दिन और मौसम का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। हमारे लिए तो रात भी एक समान है, दिन भी एक समान है। ड्राइवरों का अब कोई ऐसा नियम कानून तो लागू नहीं होता कि वो दिन में ही चलाएंगे और रात में नहीं चलाएंगे। एक तरह से सब मजाक कर रहे थे, हंसी माहौल उड़ा रहे थे। और तब सुरेंद्र जी को लगने लगा कि ना, कब तक मैं भैया के अब उसमें परवरिश में अभी तक बंधा रहूँगा। अपना भी कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा। मुझे भी साबित करना है कि मैं अब जवान हो चुका हूँ, अब अपना सब कुछ मैं देख सकता हूँ। जब मजाक उड़ाने लगे तो उनको थोड़ा जोश आ गया। अब फिर मन ही मन फैसला ले लिए कि ना, चलना चाहिए अपने काम पर। कब तक मैं भैया के आगे निर्देश लेता रहूँगा। मैं भी तब बड़ा हो चुका हूँ, मुझे भी अपना डिसीजन लेने का हक है। अब इसके बाद जोश से भर चुके थे, ट्रक लेकर निकल पड़े। और जोश जोश में कुछ ज़्यादा ही जोशीला हो गए थे। ठंड ने दस्तक दे दिया था। मैं आपको पहले ही बताया था कि 2-4 दिन हुए पहले ही ठंड ने हल्का हल्का मीठा मीठा दस्तक दे दिया था। और सुरेंद्र जी अभी ऐसे कपड़े ठंडे वाले नहीं पहन रखे थे और साधारण कपड़े जैसा हमेशा पहनते थे। लेकिन ट्रक पहाड़ी क्षेत्र में जाना था। अब पहाड़ी पर जाकर के ठंड कुछ ज़्यादा ही हो जाती है। ऐसा ही जब ऊपर चढ़ने लगे, पहाड़ पर जाने लगे जहाँ उनकी मंजिल थी, तब उनको ठंड का एहसास होने लगा। तब उनको लगा कि वाकई में ठंड ने दस्तक दे दिया है। मैं तो गलती किया, मैं गर्म कपड़ा ले लेता तो कितना बढ़िया होता, ठंड से बचाव तो होती। अब यही सब चीज़ सोचते हुए और अपने मन में जोश भरते हुए कि आज मैं साबित कर दूंगा कि मैं रात में भी मज़े से ट्रक चला सकता हूँ। भैया को मानना पड़ जाएगा, आज के बाद में कभी मुझे रोकेंगे नहीं। हाँ, यही सब सोचते हुए ट्रक लेके चले जा रहे थे मज़े में। रात के करीब 10 बजे से ऊपर का टाइम हो जाता है। खाना वाना तो पहले खा चुके थे। अब इसके बाद जब 10 बजे से ऊपर का टाइम होता है ना, तब रास्ते में धुंध अचानक बढ़ना शुरू हो जाता है। धुंध ऐसा आने लगता है, पहले तो हल्का हल्का, इसके बाद में गाढ़ा गाढ़ा, जैसे बादल रोड पर आ गए हों। आगे का रास्ता दिखता नहीं था। बड़ा अब पेशो पेश में पड़ गए कि भाई अब क्या करें।
हेडलाइट की जितनी रोशनी थी कम पड़ रही थी, कुछ ही दूरी का मात्र दिखाई दे रहा था। तो धीरे 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 अपने ट्रक को बढ़ा रहे थे, लेकिन सोच रहे थे क्या इसी वजह से भैया मुझे ट्रक चलाने के रात में मना करते थे। ऐसी ऐसी दिक्कतें आती हैं रात में, जैसे आज मेरे साथ में हो रहा है। वाकई में जो धुंध था ना, बहुत कभी गहरा हो जाता था और कभी हल्का फुल्का हो जाता था, कभी साफ भी हो जाता था। ऐसे ऐसे अब संकट रात में आते हैं। सब कुछ सोचते समझते हुए, ट्रक को बैलेंस बनाए हुए अपने रास्ते पर निकल रहे थे। धुंध आ रहा था, जा रहा था, और उसी में अपना स्पीड कम करके आगे की तरफ बढ़ रहे थे। ठंड भी लग रही थी। जब रात को 10 बजे के बाद में और जब आगे की तरफ चलते हैं तो ठंड का जब धुंध आ जाता है ना, तो ठंड भी उनको लगने लगता है। ऐसा ठंडी हवा का झोंका आता है, चेहरे से टकराता है तो पूरा बदन जैसे ठंड से कांप जाता है और उनको लगता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे तो ठंड वाला कपड़ा लेके आना चाहिए था। जैसे सर्दी से ठिठुरने लगे थे सुरेंद्र जी, और आगे में धुंध का भी असर था। ट्रक भी तेजी से नहीं चला पा रहे थे। अब करे तो क्या करे, धीरे धीरे आगे की तरफ, यूं कहा जाए कि ट्रक को सरका रहे थे, दौड़ा नहीं रहे थे। धुंध के अब बचते बचाते रोड देखते हुए ट्रक को सरकाए रहे थे, दौड़ाना तो दूर की बात थी। और ठंड भी अपना असर दिखा रही थी। तेज तेज बर्फीली हवा चल रही थी। आखिरकार अब उनका शरीर भी ठंड का अब एक तरह से मार झेल नहीं रहा था। ऐसा लगने लगा कि मैं इस तरह से कुछ देर तक रहूंगा तो मैं बीमार पड़ जाऊंगा। मुझे क्या करना चाहिए? आस पास में देखने लगी कि कहीं पर रुकने का जुगाड़ हो, कुछ ढाबा हो, कुछ होटल हो, जहां पर मैं अपनी गाड़ी को पार्क कर सकूं और ठंड से बच सकूं। लेकिन कोई भी ऐसा कोई ढाबा, कोई होटल, कुछ ऐसा चीज रोड पर नजर नहीं आ रहा था। आखिरकार जैसे तैसे चलते चलते जब कुछ दूरी पार कर लेते हैं, तब जो धुंध था ना और गाढ़ा हो चुका था। अब तो 10 कदम की दूरी दिखाई नहीं दे रही थी। तब लगने लगे ना, अब मैं आगे नहीं बढ़ सकता। ट्रक को रोक देते हैं। रोकने के बाद में अब नीचे आकर के देखते हैं कि कहीं पर आसपास में कुछ है, कहीं रुकने की जुगाड़ है। धुंध भी अपना असर दिखा रही थी, जैसे बादल धरती पर मतलब रोड पर उतर चुका हूं। हर तरफ धुंध 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 धुंध, नजर नहीं आ रहा था कुछ ही दूरी का जगह, ऐसा हो गया था। ठंड भी अपना असर दिखा रही थी। लेकिन जब आगे चलते हैं कि भाई थोड़ा सा आगे पीछे घूम कर देख लेते हैं, क्या पता धुंध में मुझे नजर ना आ रहा हो, कोई ढाबा हो, कुछ ऐसी चीजें हो जो मेरे आसपास में हो और मुझे नजर नहीं आ रही हो। मन में यही सब ख्याल करते हुए थोड़ा आगे पीछे होते हैं। तब उनको एक जगह पर हल्की सी रोशनी नजर आती है। रोशनी देखते ही मन में अब लगने लगता है कि रोशनी है तो इंसान भी होगा, और उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगते हैं। जैसे ही बढ़ते हैं ना, तो देखते हैं कि एक ढाबा सा दिख रहा है चाय पानी का। अब ऐसा ही कुछ है, टेम्परोरी सा ढाबा, जैसे रोड के किनारे लोग बना लेते हैं। अब जिसके पास में ज़्यादा पूंजी नहीं होता है तो ऐसे ही अपना काम चलाता है, चाय पानी नाश्ता खाना, अब कुछ ऐसे ही करके अपना जीविका चलाता है। ऐसे ही ढाबा दिखता है। एक बूढ़ा आदमी, आग जल रहा है, आग के पास बैठा हुआ है। और वो जो झोपड़ी थी वाकई में विशेष बड़ी नहीं थी, लेकिन उसमें दिख रहा था कि हाँ, ये ढाबा जैसा है, इसमें चाय भी है, कुछ और चीज़ भी होगा। और उनको अब देख करके चाय का याद भी आ गई थी कि इस टाइम में मुझे गरम गरम चाय मिल जाए तो शरीर को बड़ा आराम मिलेगा। यही सोच करके ये दूसरी चीज़ थी कि आग जल रही थी। आग के पास जा कर के मैं आग के गर्मी लूँगा, तब शायद मेरा शरीर जो ठंड से बिल्कुल सिकुड़ा हुआ है सही हो जाएगा। आगे बढ़ कर के अब उस ढाबा के पास चले जाते हैं। ढाबा के पास जाते हैं तो वाकई में छोटा मोटा सा एक ऐसे ही टेम्प्रोरी से ढाबा था, और बूढ़ा आदमी आग जलाए हुए था, आग के पास बैठा हुआ आग का आनंद ले रहा था। और उसी के पास में चले जाते हैं। वो भी आग से अब एक तरह से गर्मी लेना चाहते हैं, आग के पास बैठ जाते हैं। और तब वो बूढ़ा आदमी कहता है कि बाबू, अगर चाय नाश्ता करना है ना तो अंदर चले जाओ, यहाँ तो मैं बाहर में थोड़ा ऐसे ही बैठा हुआ हूँ। देखो बाहर में बहुत ठंडक है, धुंध भी है,
आप परेशान हो जाओगे यहाँ पर। आप अंदर चले जाओ, अंदर थोड़ा ओट भी है, हवा भी नहीं आ रही है, आपको वहाँ पर आराम मिलेगा। अंदर जाकर के जो भी चाहिए मांग लेना। जब देखते हैं ना सुरेंद्र जी, वो ढाबे में अंदर कोई दिखाई नहीं दे रहा था, किससे मांग लेंगे, कौन चाय देगा। लेकिन चल देते हैं, जब बूढ़ा आदमी कहता है तो चल देते हैं। जा कर के एक पुरानी सी कुर्सी होती है, उस पर बैठ जाते हैं। फिर देखने लगते हैं कि यहाँ पर कौन है भाई चाय देने वाला। आप कभी बूढ़ा आदमी को देखते हैं, बूढ़ा आदमी तो बस आग के पास में जैसे हाथ को सेक रहा है, वो देखता भी नहीं है अपने ढाबे की तरफ में। मन में थोड़ा अजीब लगने लगता है कि ये बूढ़ा का ढाबा है या फिर ये यात्री है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तब खनकती हुई आवाज़ सुनाई देती है। आवाज़ की तरफ मुड़ते हैं तो देखते हैं जवान लड़की है, आंचल संभाले हुए, अपना चेहरा वोरा ढके हुए, शायद ठंड की वजह से, और जैसे अपने कान बंद कर लिया हो, ऐसी ही नज़र आती है, बस आंखें खुली होती है। कहती है, क्या आपको चाय चाहिए? आप सुरेंद्र आवाज़ जब सुनते हैं ना तो उस आवाज़ की तरफ देखते हैं। लड़की तो नज़र आती है, जवान लड़की, लेकिन चेहरा पूरा नज़र नहीं आता है। आंखें नज़र आती है, बड़ी बड़ी सी आंखें, लेकिन शरीर की बनावट देख करके वो समझ जाते हैं कि लड़की नई उम्र की है। देखने में ठीक ही ठाक लग रही है। मन में अपना कल्पना करने लगते हैं, जवान तो हो ही चुके थे और अभी तक कोई गर्लफ्रेंड बनी नहीं थी, तो अरमान इनके बहुत सारे बाकी थे, अभी जो कुछ अभी करना बाकी था। उस लड़की को देख करके मन में जैसे घंटी बज गई हो, इतनी मीठी आवाज़ थी कि वो आवाज़ की तरफ देखते ही रह गए। तब लड़की दोबारा बोलती है, कहिए तो मैं चाय बना दूं या बाद में चाहिए? अब सुरेंद्र जी आवाज़ की तरफ, इतनी मीठी आवाज़ थी, अब उसी की तरफ देख रहे थे, उसकी आंखों में देख रहे थे, चेहरा तो नज़र नहीं आ रहा था। तब तीसरी बार बोलती है, अगर आपको चाय नहीं चाहिए इस वक्त तो मैं जा रही सोने के लिए, ठंड बहुत काफ़ी है। तब सुरेंद्र को लगा कि अरे भाई, ये तो चाय भी नहीं मिल पाएगा, लड़की जा रही सोने के लिए, कहीं चली गई तो फिर मुझे चाय भी नहीं मिल पाएगा। तब कहते नहीं नहीं, मुझे चाय चाहिए, मुझे चाय की ज़रूरत थी, तभी तो मैं यहाँ पर आया हूँ। फिर उस लड़की से बातचीत करने का फैसला कर लेते हैं। कहते हैं कि देखिए ना, मैं ट्रक ड्राइवर हूँ, अब पहली बार रात में सफ़र कर रहा हूँ। मेरे जो भैया है ना, रात को मना करते हैं। मैं समझता था कि क्यों रात में रोकते हैं, मुझे सफ़र पर जाने नहीं देते हैं, लेकिन आज मुझे पता चला ना कि रात में कितनी दुश्वारियाँ होती हैं। ये मैं पहली बार रात को सफ़र कर रहा हूँ। अब मैं तब देखा कि इतनी सड़क पर धुंध दिखाई दे रही है, इस धुंध की वजह से मैं आगे चल नहीं पाया। तभी आपका ये ढाबा देखा, तब मैं आपके पास में आ गया। बाय द वे, ये जो आग सेक रहे हैं, ये आपके पिता हैं या फिर कोई रिश्तेदार हैं? लड़की को आंखों में आंखें डाल करके सुरेंद्र जी उस लड़की से जैसे अपना जिज्ञासा शांत करना चाहते थे कि आखिर में वो बूढ़ा आदमी इस लड़की का कोई रिश्ते में लगता है या फिर कोई राहगीर है। तब लड़की अब हंसती है, कहती है, कौन सा बूढ़ा आदमी? सुरेंद्र कहने लगे, जो आग के पास में बैठा है। तब लड़की कहती, कौन सी आग की बात कर रहे हो, कौन सा बूढ़ा आदमी की बात कर रहे हो? वाकई में जब लड़की कहती तो लगता है सुरेंद्र जी को लड़की मजाक कर रही है, मजाक में कर रही है, ये भी दिल लगी करना जानती है। तब कहते हैं कि जो पास में आग जल रही है वहाँ पर बूढ़ा आदमी आपको बैठा नहीं दिख रहा है? अभी भी उस तरफ नहीं देख रहे थे जिधर बूढ़ा आदमी अब उनसे मिला था आग सेकते हुए, और वही बोला था कि बाबू अंदर चले जाओ, अंदर आपको आराम मिलेगा। लड़की कहती है, अब तो सुरेंद्र उसकी आंखों में देख रहे थे, अब मन उसका जो सुरेंद्र जी का था, जवान लड़की देख करके हरा भरा हो चुका था। वो तो बस उससे बात करना चाहते थे। मीठी आवाज़ थी, आवाज़ में एक तरह का जादू भी था, जैसे उस जादू में अपने आप को अब बंद गए हो, ऐसा कुछ महसूस करने लगे कि वो आवाज़ उनको बार बार सुनना पसंद था, इसलिए वार्तालाप को आगे बढ़ा रहे थे। तब वो दूसरी बार लड़की कहती है, कौन सी आग की बात कर रहे हो, कौन से बूढ़े की बात कर रहे हो? इस बार थोड़ा मन में
अब थोड़ा अलग विचार आता है कि लड़की 2 बार बोल चुकी। तब वो पलट कर देखते हैं, जिधर आग जल रही थी वहां आग नाम की कोई चीज नहीं थी, और दूसरी चीज वो बूढ़ा भी वहां पर नहीं था। सुरेंद्र जी 1 मिनट के लिए ऐसा लगा कि शरीर पूरा का पूरा झंझना गया हो। ये कैसे हो सकता है भाई? मैं तो उसी आग को देख करके मैं इस जगह पर पहुंचा था। मैं उस बूढ़ा आदमी से बातचीत भी किया हूँ। ये मेरा ख्याल तो हो नहीं सकता। तब वो लड़की से कहते हैं कि मैं जब आया था ना तो यहाँ पर आग जल रही थी। एक बूढ़ा था जो आग के पास बैठा हुआ, मैं उससे बातचीत भी किया। तब उसने कहा कि आप चले जाओ अंदर, आप वहाँ पर सुरक्षित रहोगे। वहाँ तेज हवा भी आपको महसूस नहीं होगी और ठंड भी नहीं लगेगा। तब मैं आ गया था। वाकई में अब ऐसा लग रहा था सुरेंद्र जी को, ये क्या हो रहा भाई? ये आग कहाँ चली गई? वो बूढ़ा इंसान कहाँ चला गया? समझ में नहीं आ रहा था। तब लड़की हंसते हुए कहने लगी, आप लग रहा है कि उस छालिए के अब जाल में फंस गए, छलिए की जाल में। अब एक तरह से सुरेंद्र जी कहने लगे, छलिया कौन सा है? ये कौन है छलिया? तब लड़की हंसते हुए कहने लगी, एक तरह का हवा का झोंका है, कभी यहाँ कभी वहाँ। वैसे ही मुझे लग रहा है कि आप उसी छलिए का शिकार बन गए हो। वही शायद इतना धुंध कर दिया था कि आपके आगे कुछ सड़क नज़र नहीं आ रही थी। वही जिस जगह पर आप आए हो ना, शायद उसी ने आपको इस जगह पर बुलाया हो। अब एक तरह से सुरेंद्र जी बड़े हैरान थे, छलिया क्या होता है? अभी तक ये शब्द उनको आज तक सुने नहीं थे। लड़की से पूछने लगे, ये छलिया क्या होता है? लड़की कहने लगी कि आप छलिया का नाम आज तक नहीं सुने हो? आश्चर्य में पड़ी हुई लड़की अब उनकी आंखों की तरफ देखती हुई कहने लगी। तब सुरेंद्र जी कहती, नहीं नहीं, मैंने आज तक ऐसा छलिया का नाम सुना नहीं है। तब लड़की कहती है, छलिया एक शैतान है, जिसको अपना शिकार बनाना चाहता है ना, तो ऐसा चक्रव्यूह रच देता है, वो इंसान उसके अंदर फंसी जाता है। शायद वही छलिया था जो आपके बूढ़े के रूप में दिखा था। वो आग जला के बैठा था ताकि आप उसके जाल में फंस जाओ, और आखिरकार उसके जाल में आप फंसे गए। अब एक तरह से सुरेंद्र जी घबरा के देखते हैं, जैसे आग जल रही थी लेकिन अभी भी वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ दिखाई नहीं दे रहा था। ना तो बूढ़ा इंसान दिख रहा था, हाँ धुंध जरूर था रोड पर, और आसपास में धुंध बहुत ज़्यादा था। अब लड़की की तरफ देखते हैं, कहते हैं कि आपको उस छलिए से कोई परवाह नहीं, आपको कोई डर नहीं है? तब लड़की खिलखिला के हंसती है। कहती है कि मैं भी उसी का साथी हूँ ना, तो मुझे किस बात का डर? अब तो तुम जाल में फंस गए हो, अब तो समझ लो कि तुम्हारा काम तमाम होने वाला है। मैं चाह कर के भी तुम्हारा मदद नहीं कर सकती। सुरेंद्र जी को लगा कि लड़की मजाक कर रही है। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? छलिया वलिया ये होता क्या है? मैंने आज तक कभी इसका नाम नहीं सुना। लेकिन जब मन में सोचते हैं कि ना, ये आग जब मैं आया था तो जल रहा था, बूढ़ा इंसान बैठा हुआ था, तो क्या वो बूढ़ा इंसान वाकई में छलिया था? उसी का नाम छलिया है। तब कहने लगे सुरेंद्र जी उस लड़की की तरफ देख करके, आप मेरे साथ मजाक कर रही है ना? आपको मजाक करने में आनंद आ रहा है ना? आप मुझे डरा रही है ना? तब लड़की कहने लगी, हाँ मैं आपको डरा भी रही हूँ और आपके साथ मजाक भी कर रही हूँ। मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है जब कोई मेरे सामने डरा हुआ दिखाई देता है तो मुझे तो और आनंद आता है। अब एक तरह से जैसे सुरेंद्र जी को लगने लगा कि ये सब कुछ नहीं है, यहाँ पर कोई भूत प्रेत का चक्कर नहीं है, ये लड़की का रचा हुआ एक मजाक है। तब कहते हैं कि मुझे चाय पिला दीजिए। फिर देखिए धीरे धीरे धुंध छट रहा है, मैं अपना ट्रक थोड़ा और आगे ले जाता हूँ, जहाँ तक हो सके मैं अपने सफ़र की तरफ निकलूँगा। आप मुझे जल्दी से अदरक वाला चाय पिला दीजिए। लड़की मुस्कुरा के कहती है, चाय पियोगे? लेकिन मेरे पास में तो ना तो चाय है, ना पत्ती है, ना अदरक है, तो मैं किस चीज़ का चाय बनाऊं? सुरेंद्र जी को लगा कि ये लड़की मजाकिया है, ये मेरे साथ में मजाकी कर रही है। उठ के खड़े हो जाते हैं पुरानी कुर्सी पर बैठे हुए, और उस लड़की के जहाँ काउंटर था
वहाँ पर चले जाते हैं। अब वाकई में देखते हैं वहाँ पर तो ऐसा कोई चीज़ था ही नहीं जो जिससे चाय बन सके। तब कहते हैं कि आखिर आपने ये ढाबा क्यों खोल रखा है, किस लिए रात में आपने ढाबा खोल कर रखा हुआ है। लड़की कहने लगी ये मेरा ढाबा नहीं है, ये उसी छलिए का ढाबा है। मैं तो जैसे तुम हो ना वैसे मैं हूँ, मैं भी इसके जाल में फंस चुकी हूँ, अब तो तुम भी फंस गए हो। अब तो हम दोनों एक एक ही नाव के अब सवारी हैं। अब जब कहती है ना तो सुरेंद्र जी को विश्वास नहीं होता। कहते हैं कि देखिए मैडम बहुत हो चुका मजाक, सही में बताइए चाय पिला सकती हैं तो ठीक है, और नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूँ। तब लड़की खिलखिला के हंसती है। कहती है तुम्हारी मर्जी, मैं तुम्हें कैसे रोक सकती हूँ, लेकिन मेरे पास में कोई चाय वाय नहीं है, ना मैं चाय बना सकती हूँ। तुम्हारी इच्छा, अगर रुकना है अभी रुक सकते हो, जाना हो आप जा सकते हो। अब इसके बाद खिलखिला करके जोर जोर से हंसने लगती है। इतना अब हंसी ऊंचा था उसका कि सुरेंद्र जी लगने लगा कि लड़की पागल हो गई क्या, या इस पर पागलपन का दौरा पड़ा हुआ है। ऐसे बेहूदी हंसी कौन हंसता है भाई, वो भी रात के टाइम में। और वो हंस रही थी ना तो आसपास में उसकी हंसी की आवाज़ गूंज रही थी, और वो हंसी उसकी रुक नहीं रही थी। और तब सुरेंद्र जी को गुस्सा आता है और लड़की को डांटते हैं, अरे अब तो शांत हो जाओ, अगर आपके पास चाय नहीं तो ढाबा खोलना जरूरी था, आपने खाम खा मेरा टाइम को व्यर्थ किया, मैं अब चलता हूँ। और जैसे गुस्से में आकर के अब वो चलने के लिए तैयार हो, अब फिर जो लड़की कुछ देर के लिए शांत हुई, अब फिर हंसने हंसते हुए कहने लगी, जाओगे कहाँ पर, यहाँ से तो आने का तो रास्ता है लेकिन जाने का रास्ता नहीं है, निकल कर देख लो, अगर तुम निकल सकते हो तो बिल्कुल जा सकते हो, मैं भला कौन रोकने वाली हूँ। सुरेंद्र जी को लगने लगा कि ये मजाक बड़ा अच्छे से कर लेती है, अब सब कुछ तो साफ साफ दिख रहा है, मैं निकल जाता हूँ। वो सामने मेरा अब बादल धुंध का छटता है तो ट्रक भी दिखाई देता है। कहने लगे ये तो सामने ही रोड है, मैं रोड से ज़्यादा दूरी पर नहीं हूँ, मुझे कौन रोकेगा भाई, और चल देते हैं। लेकिन जाने के बाद जैसे ही जहाँ पर आग जल रहा था ना उतना दूरी तो ज़रूर तय करते हैं। अब इसके बाद जैसे ही जाने को सोचते हैं जैसे कोई दीवार से टकरा गई हूँ, सामने सब कुछ दिख रहा है, जैसे कांच की दीवार खड़ी हो चुकी है, आगे में रास्ता रोक रोक दिया है। जैसे ही टकराते हैं ना उनका दिमाग झन्ना जाता है। कहते हैं अरे ये क्या है, थोड़ी सी आगे पीछे होकर के फिर जाना चाहते हैं, लेकिन वो जैसे कांच की दीवार आ गई है, सामने सब कुछ स्पष्ट सब दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि ट्रक भी खड़ा है, सामने रोड भी दिखाई दे रहा है, आगे धुंध का बादल भी दिख रहे हैं। तो फिर ये है क्या भाई, अपने आप को कांच के दीवार के अंदर कैद पाते हैं। और तब दिल की धड़कन उनकी बढ़ जाती है, ये क्या मजाक है भाई, ये लग रहा है ये लड़की ने कोई जादू कर दिया है। और गुस्सा होते हैं, नाराज होते हैं, लड़की के पास दौड़ के आते हैं, देखिए मैं आपको जान चुका हूँ, आप कोई जादूगर नहीं है, और तभी तो मेरे साथ में ये सब मजाक कर रही हैं, अपना जादू वादू सब वापस कर लीजिए, अब मुझे अपने काम पर निकलना है, बहुत हो चुका है। लड़की फिर जोरों से हंसने लगती है, कहती है मैं कोई जादूगरनी नहीं हूँ, जैसे तुम हो ना वैसे मैं भी हूँ, और मैं भी इस जगह से निकलना चाहती हूँ, लेकिन मैं निकल नहीं पाई हूँ। ना जाने मुझे कितने साल हो गए इस जगह पर फंसे हुए, अब मैं तो हर रोज़ कोशिश करती हूँ कि इस जगह से निकल जाऊँ, अपनी दुनिया में चला जाऊँ, लेकिन मैं तो जा ही नहीं पाती हूँ। लड़की जब कहती है ना सुरेंद्र जी को विश्वास नहीं होता, ये कैसा माया जाल है भाई, ये कांच का दीवार अब कहाँ कैसे आ सकता है। और लड़की कहती है कि मैं इस जगह पर सालों से फंसी हूँ, ये सब हो क्या रहा है मेरे साथ में, दिमाग भन्ना जाता है। लड़की के साथ जैसे अब वो लड़ाई करने पर आमादा हो जाते हैं, कहते नहीं तुम जादूगर नहीं हो, तुमने जादू कर रखा है, अपने जादू हटा लो, अब मुझे इस जगह से बाहर निकलना है, मैं ज़्यादा देर तक यहाँ पर रुक नहीं पाऊँगा, मुझे अपने माल को छोड़ना है, नहीं तो मुझे देर हो जाएगी, मुझे नुकसान हो जाएगा। फिर जो भी दिल में आ रहा था बड़बड़ा रहे थे, लेकिन लड़की उनकी बात का मजा ले रही थी, हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी, और उतना ही भड़क रहे थे सुरेंद्र जी। लेकिन भड़कने का फायदा क्या,
आखिरकार उस जगह से निकले तब ना। फिर जैसे ही लड़की कहती है कि दोबारा ट्राई कर लो, देख लो, अगर रास्ता खुल खुल गया हो तो मुझे भी आवाज़ देना, मैं भी तुम्हारे साथ में बाहर निकल जाऊंगी। अब वही करते हैं सुरेंद्र जी, और जाते हैं लेकिन फिर टकरा जाते हैं। आगे सब कुछ दिखाई देता है जैसे कुछ भी नहीं है, लेकिन ना जाने ऐसी कौन सी अदृश्य दीवार खड़ी हो गई थी, वो निकल ही नहीं पाते थे। तब उनको गुस्सा चरम सीमा पर पड़ चुका था। वहां पर जितने ईंट पत्थर थे उठा उठा करके सामने फेंकने लगे। और जब फेंकते थे ना, ईंट पत्थर तो बाहर निकल जाता था। तो उनको लगता था कि जब ईंट पत्थर बाहर निकल रहा है तो मैं कैसे नहीं निकल रहा हूँ। ईंट फेंक करके फिर दौड़ते थे, लेकिन ईंट तो निकल जाती थी और खुद वो फंस जाते थे, जैसे कोई रास्ता अब रोक दिया हो। एकदम परेशानी वाली हालत में पड़ गए थे। लड़की पर आकर के भड़कने लगे, सब तुम्हारा किया करा है, तुम जादूगरनी हो और तुमने ये सब खेल मेरे साथ में रचा है। तुम चाहती क्या हो, क्या तुम चाहती हो मुझसे? जो कुछ करना है अभी आर पार कर लो, लेकिन मुझे जाने के लिए रास्ता निकाल दो। तब लड़की शांत हो जाती है। कहती है, अगर मेरे हाथ में होता ना तो मैं इतना देर नहीं लगाती तुम्हें निकालने में। तुमसे पहले तो मैं खुद निकल जाती इस जगह से। मैं भी बाहर का दुनिया देखना चाहती हूँ। मैं भी तुम्हारी तरह इस जगह पर कैद हो चुकी हूँ, छटपटा रही हूँ बाहर का दुनिया देखने के लिए, लेकिन मैं निकल नहीं पाती हूँ। तब सुरेंद्र जी को लगने लगा कि लड़की कहीं सच बोल रही है, तब सच बोल रही है क्या। तब उनका गुस्सा शांत होता है। अब अपने मन को शांत करते हैं कि नहीं, भड़कने से काम नहीं होगा, मुझे इससे एक एक चीज़ पूछनी पड़ेगी। आखिर यहाँ का रहस्य क्या है, अब मुझे निकलने का रास्ता कैसे मिलेगा। तब उस लड़की के पास जाते हैं। कहते हैं, मैडम आप थोड़ा मेरे को मदद कीजिए, अब मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल दूंगा। तब वो पूछते हैं, आप जो छलिया की बात कर रही थी, ये छलिया है क्या भला। तब वो लड़की, अब वो भी शांत हो चुकी थी, हंसी मजाक अब दूर की बात रह गई थी। कहने लगी, जिसको आपने आग के पास में देखा था ना, वही है, वो बूढ़ा आदमी है। और वो अपना रंग रूप ना जाने कितना शरीर धारण कर सकता है, कभी जानवर भी बन सकता है, कभी पेड़ भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है, कुछ भी कर सकता है वो। अब वहाँ पर अब एक तरह से वो दीवार खड़ा कर चुका है। हम अब एक अलग दुनिया में हैं। हम चाह करके भी उस दुनिया से निकल नहीं सकते जब तक उसका मतलब ना हो, और वो खुद निकालना जब चाहे तभी हमें रास्ता मिल सकता है। सुरेंद्र जी को लगा कि अब तो मैं फंस चुका हूँ, अब मैं क्या करूँ, कैसे मैं अपनी दुनिया में बाहर निकलूँ। अब एक तरह से रोने लगते हैं। अब रोने के अलावा उनके पास कुछ बचा ही नहीं था। भैया को याद करने लगते हैं कि भैया सही कहते थे कि मैं इतना भी चालाक नहीं हुआ हूँ, इतना तेज तर्रार नहीं हुआ, तभी तो भैया रात को ट्रक चलाने से मना करते थे। लेकिन मुझे ही अब एक तरह से जुनून सवार था कि मैं जवान हो चुका हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ जो भैया कर सकते हैं। अब मैं कभी कभी उन पर नाराज भी होता था कि भैया मुझे क्यों रखते हैं। आज मुझे एहसास हो गया, यही वजह थी कि मैं अब यहाँ पर फंसा हुआ हूँ। अगर भैया होते तो कोई ना कोई बचाव का रास्ता जरूर निकाल लेते, लेकिन मैं अब क्या कर सकता हूँ। रोने लगते हैं, आंखों से आंसू बहने लगता है। तब लड़की को दया आती है। अब उनके पास आके बैठ जाती है। अब पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है। सुरेंद्र अपना रोते रोते नाम बताते हैं कि मेरा नाम सुरेंद्र है। अपनी पारिवारिक स्थिति बताते हैं। कहते हैं, मुझे इस जगह से निकाल दो, आप जो कहोगी मैं करने के लिए तैयार हूँ। लड़की मुस्कुराती है। कहती है, क्या मेरे साथ में रात बिता सकती हो। सुरेंद्र कुछ देर के लिए अब उसकी तरफ देखते हैं, जैसे वो मजाक कर रही हो, क्योंकि वो मजाकिया थी, शुरू से ही लग रहा था। कहने लगे, देखो ये मजाक का वक्त नहीं है, आप मेरे साथ में मजाक मत करो। देखो मैं सीरियस हूँ और मैं बहुत दुखी हूँ, मैं इस जगह से निकलना चाहता हूँ। लेकिन लड़की कहती कि नहीं, मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ। अगर मेरे साथ में आप रात बिता सकते हो तो मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढने के लिए कोशिश करूँगी, ताकि तुम इस जगह से निकल सको। तब सुरेंद्र उसकी तरफ देखते हैं। कहते हैं कि हाँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। अब उनके पास में कोई चारा नहीं है। तब लड़की जो है ना, खुश हो जाती है। कहती, चलो फिर अंदर चलते हैं,
अंदर कमरा में, बाहर अब वहाँ पर हवा भी नहीं लग रही है, ठंड भी के एहसास नहीं होगा। वाकई में सुरेंद्र जी उसके साथ में जाते हैं डरते डरते। आइए, जो उनके साथ में हो रहा था पहली बार हो रहा था। अभी तक कोई कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, कोई मित्र नहीं थी, और रहा संबंध की बात तो अभी वो सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि मैं किसी लड़की के साथ इतना निकट पहुंच जाऊंगा, लड़की से संबंध बनाऊंगा। कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था। ये सब कुछ हठात होने लगता है। लड़की लेके जाती है उसी झोपड़ी के अंदर में, कहती है कि आप मेरे साथ में रात बिताओ, और फिर देखो कोई न कोई रास्ता अब निकल ही आएगा। ना चाहते हुए भी सुरेंद्र जी उस जगह पर फंसे हुए थे, और आखिरकार मजबूरी में आकर के उस लड़की के साथ संबंध बनाते हैं, रात बिताते हैं। फिर जब लगता है कि अब सुबह होने वाली है, तब उस लड़की से कहते हैं कि देखो अब तो सुबह होने वाली है, अब तो मेरे लिए रास्ता दिखा दो कि मैं कहाँ से निकल सकूं, कैसे मैं निकलूं। लड़की कहती कि नहीं, तुम्हें आभास हो रहा सुबह का, लेकिन अभी कोई सुबह हुआ नहीं हुआ है, अभी रात ही है। अभी तुम आराम करो मेरे साथ में, जैसे होगा मैं तुम्हें बता दूंगी। तब कहने लगे कि तुम सच सच बताना, क्या तुम भी मेरी तरह हो। लड़की कहने लगी हाँ, मैं तुम्हारी तरह हूँ, लेकिन मैं जिंदा नहीं, मेरी आत्मा है, मैं तो कभी का मर चुकी हूँ। उसी छलिए ने मुझे अपना शिकार बना लिया। मैं जब आई थी इस क्षेत्र में ना, तो मैं भी तुम्हारी तरह अब हाड़ मांस की बनी हुई थी, जिंदा थी मैं भी तुम्हारी तरफ सपने देखती थी कि इस जगह से मैं निकल के भाग जाऊं, मैं निकल नहीं सकी। अब एक तरह से उस लड़की से सहानुभूति होने लगी सुरेंद्र जी को। कहने लगे कि अगर तुम मुझे रास्ता बताओगी तो क्या तुम मेरे साथ निकल नहीं सकती, मेरे साथ चलो, जानते हुए भी कि वो एक प्रेतात्मा है। तब वो लड़की की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी कि नहीं, मैं इस जाल से इतनी आसानी से मुक्त नहीं हो सकती। वो छलिया ने अब मेरा एक तरह से बांध रखा है पूरा एरिया को, मैं इसी एरिया में रह सकती हूँ। मैं अपनी मर्जी से तो कुछ कर भी नहीं सकती हूँ, जब तक उसकी मर्जी ना हो मैं ऐसा कोई कदम बढ़ा भी नहीं सकती। अगर मैं इस जगह से निकलने की कोशिश करूँगा ना, वो मुझे बहुत सारी यातना देगा। तब एक तरह से सुरेंद्र जी भी डर गए थे। कहने लगे क्या सचमुच तुम मुझे बाहर निकाल सकती हो ना। तब लड़की कहती हाँ, मैं तुम्हें तो निकाल सकती हूँ, लेकिन मैं खुद नहीं निकल सकती। इंतजार करो, आज सही टाइम आने दो, इसके बाद मैं तुम्हें जरूर निकाल दूंगी। अब इसके बाद नींद किस लिए आए सुरेंद्र जी को, जागते रहे, लड़की से बातचीत करते रहे। अब बार बार पूछते थे क्या वक्त आ गया, क्या वक्त आ गया। तब लड़की कहने लगी नहीं नहीं, अभी वक्त नहीं आया, जैसे वक्त आएगा ना मैं तुम्हें बिल्कुल बोलूँगी कि तुम निकल जाओ। किधर से निकलना है मैं तुम्हें खुद छोड़ के आऊँगी। आखिरकार अब उस जगह पर फंसे हुए सुरेंद्र जी अपने आप को कोस रहे थे कि मैं अकेले भला क्यों रात में आ गया, मुझे अकेले सफ़र नहीं करना चाहिए था। अपने भाई की सब कुछ बातें याद आने लगी। सुरेंद्र, अभी तू इतना अब कामयाब नहीं हो गया है, इतना जवान नहीं हो गया है कि तू रात को अकेले सफ़र करे, तुझे अभी बहुत कुछ सीखना है। तब सुरेंद्र जी को लग रहा था कि मेरे भैया बिल्कुल सही कह रहे थे, मुझे तब बहुत कुछ सीखना है। अगर मैं यहाँ से जिंदा निकला तब मन ही मन अपना अब एक तरह से कल्पना करते हैं कि मैं इस जगह से निकल जाऊंगा। अब बार बार लड़की से कहते हैं आ गया वक्त, आ गया वक्त। तब लड़की मना कर देती कि नहीं, अभी आराम से बैठे रहो, आप बिल्कुल शांत रहो। आखिरकार एक तेज आवाज गूंजने लगती है, जैसे कोई जोर जोर से चिल्ला रहा हो। उसके बाद जैसे भेड़ियों की आवाज़ अब जैसे चिल्लाने शुरू कर देती है, उस आवाज़ के पीछे पीछे जैसी आवाज़ आनी शुरू होती है ना, वो लड़की जैसे कांप जाती है और डर जाती है। और आवाज़ इतना भयानक था ना, वो आवाज़ सुनकर के जैसे सुरेंद्र की भी हालत खराब हो गई थी, वो भी कांप गए थे। इतनी डरावनी आवाज़ थी। और सबसे खौफनाक आवाज़ तो उन भेड़ियों का था, जो उस आवाज़ के पीछे पीछे सुर में सुर मिला रहे थे। वो भी भयानक आवाज़, और जैसे कोई तूफान सा आसपास में चलने लगा हो, जैसे हवा तेज तेज होने लगी हो। तब वो लड़की एकदम कांप जाती है और कहती है तुम निकल जाओ यहाँ से,
तुम निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम बच नहीं पाओगे। मैं तुम्हें अब इस ऐसी मौत देखना नहीं चाहती। मैं नहीं चाहती कि तुम भी मेरी तरफ बन जाओ। निकलो यहाँ से, निकलो। सुरेंद्र जैसे सांप सूंघ गया हो, डरे हुए थे इतना, वो उठ के भाग भी नहीं रहे। लड़की बार बार करिए कि निकल जाओ, नहीं तो तुम बच नहीं पाओगे, तुम बच नहीं पाओगे। वो आ रहा है, वो आ रहा है, देखो उसी की आवाज़ है, उसी की आवाज़ है। लेकिन सुरेंद्र को उस टाइम जैसे सांप सूंघा सूंघा हुआ था, शांत बैठे हुए, शरीर हरकत नहीं कर रहा था। करे तो क्या करे। तब लड़की कहती, उठो उठो जल्दी से, मेरे पीछे पीछे आओ। और सुरेंद्र जैसे उनमें जोश भर जाता है, जैसे लगता है कि हाँ, अब मैं निकल सकता हूँ, अब मैं निकल सकता हूँ। लड़की आगे आगे, अब फिर एक जगह पर आकर के लड़की रुक जाती है। और तब जो देखते हैं नज़ारा ना, वो दहल जाते हैं। देखते हैं कि आगे तो गहरी खाई दिख रही है और लड़की उसके आखिरी जगह पर पहुंच चुकी है। अगर वहां से एक भी कदम गलती से आगे पड़ता है तो खाई में भी लड़की गिर सकती है। अगर मैं भी जाऊं तब भी गिर सकता हूँ। हाँ, तब कहती, आ जाओ जल्दी, नहीं तो फिर रास्ता बंद हो जाएगा। मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। फिर मुझे मुझे मत दोष देना, तुम भी मेरी तरह बन जाओगे, इसी जगह में कैद होकर रह जाओगे। जल्दी करो, यहाँ से जल्दी से कूद जाओ, यहाँ से जल्दी से कूद जाओ। यही एक रास्ता है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। सुरेंद्र जी जब देखते हैं ना, ये तो अब बड़ा कठिन जगह है, ये तो मैं ऊंचे स्थान से नीचे में कूदूंगा तो मेरी हड्डी का कुचमर बन जाएगा। डर जाते हैं और कहते हैं नहीं नहीं, यहाँ से कूद करके तो मैं मर जाऊंगा, ऐसे में मर जाऊंगा। लेकिन लड़की कहती, मरोगे नहीं, मरोगे नहीं, अब तुम्हारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, जल्दी से कूदो, नहीं तो अपने जान से अब एक तरह से हाथ धो बैठोगे। सुरेंद्र जी डर के मारे उस जगह पर जाते नहीं हैं, वहाँ से नीचे कूदते नहीं हैं, इतना उनको डर लगता है। लेकिन लड़की उनको धक्का दे देती है, अरे कूदो, नहीं तो अगला पल उसका शिकार बन जाओगे। आखिरी बात उस लड़की का सुनते हैं और फिर जैसे ही उनको लड़की धकेलती है ना, ऐसा लगता है कि जैसे अंधेरे में अब वो तैरते जा रहे हो, तैरते जा रहे हो। और फिर जैसे उनकी आंखें बंद होती जा रही हो, बंद होती जा रही हो। अब फिर उनको कुछ ध्यान नहीं रहता। जब सुरेंद्र जी को आंख खुलती है ना, तो लगता है कि मर चुके हैं। इतनी ऊंचाई से कूदने के बाद में भला कोई जिंदा कैसे बचेगा। अपने आप को देखने लगते हैं, क्या मैं मर करके कोई आत्मा आत्मा तो नहीं बन गया हूँ। अपने आप को देखते हैं, लेकिन अपने आप को देखते हैं तो पूरा शरीर तो साबुत है, हर चीज़ सही ढंग का है। ठंड का एहसास हो रही है, तेज तेज हवा चल रहा है। और तब कहते हैं कि मैं हूँ कहाँ पर, क्या मैं वाकई में भूत बन चुका हूँ, मैं भी उस लड़की की तरह प्रेतात्मा बन चुका हूँ। मेरा ट्रक कहाँ है, मेरा ट्रक कहाँ है, मेरा रोड कहाँ है, जिस रोड पर मेरा ट्रक खड़ा है, वो ढाबा कहाँ है, वो लड़की कहाँ है। आसपास हर चीज़ को देखने लगते हैं, लेकिन वो तो जंगल में थे, पेड़ के पास में अब जैसे लेटे हुए हूँ। उठते हैं वहाँ पर, अपने आप को कई बार महसूस करते हैं कि मैं मर चुका हूँ या जिंदा हूँ। पेड़ पर टक्कर मारते हैं, जब दर्द का एहसास होता है ना, तब लगता है कि नहीं नहीं, मैं आत्मा कैसे भला हो सकता है, आत्मा को थोड़ी दर्द होता है जो मैं सुना हूँ, मैं तो जिंदा हूँ। तब वो जंगल से धीरे धीरे रास्ता ढूंढने लगते हैं। रास्ता ढूंढते ढूंढते कम से कम 2 घंटा लग जाता है। तब जा कर के सुबह होती है। सुबह होने के बाद जब उस सड़क से वाहन गुजरता है, तब उनका अंदाज़ा लगता है कि सड़क किस साइड में है। तब वो सड़क पर आते हैं। जब सड़क के ऊपर में आते हैं जंगल से निकल करके, तब उनका ट्रक भी खड़ा दिखाई देता है। अपने ट्रक को देख करके बड़ा खुश हो जाते हैं। फिर देरी नहीं करते। सड़क पर आने के बाद में फिर अपने आप को एक बार देखते हैं कि मुझे कहीं चोट तो नहीं लगी, मेरे साथ में कुछ हादसा तो नहीं हुआ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल सही सलामत थे। देरी नहीं करते हैं, ट्रक में बैठते हैं, फिर ट्रक का सेल्फ मारते हैं। तब तक वो जो धुंध था ना, वो भी ना जाने कहाँ गायब हो चुका था। उस ट्रक रास्ते पर आवागमन शुरू हो चुका था, ट्रकों का जाने का सिलसिला शुरू हो गया था। ढाबा कहाँ है, वो आग कहाँ जल रही थी, कोई चीज़ नज़र नहीं आ रहा था। तब उनको लगा
कि वाकई में जो लड़की, जो आत्मा बोल रही थी, मैं उस छलिए का शिकार बन चुका था। अगर वो प्रेतात्मा लड़की मेरी मदद नहीं करती, मुझे उस जगह से धकेलती नहीं, शायद मैं निकल नहीं पाता। उस लड़की को मन ही मन ना जाने कितनी बार धन्यवाद देते हैं। अगर वो आत्मा मुझे नहीं निकालती उस चक्रव्यूह से, उस अदृश्य जगह से, तो मैं शायद उसी में फंसा रहता और मैं उसी लड़की की तरह प्रेतात्मा बन गया होता और छलिया मुझे मार दिया होता। मेरी मौत हो गई होती, मेरी आत्मा को कैद करके उसी में रखता जैसे वो लड़की तड़प रही है। अब फिर डर का पूरा शरीर कांप जाता है। हम मन ही मन उस लड़की को बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपकी वजह से मैं इस जगह से सही सलामत निकल पाया हूँ। अगर मैं ज़िंदगी में कभी मिलेंगे तो मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। एक तरह से लड़की को प्रणाम करते हैं और फिर अपना ट्रक को स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों, पहुँचने के बाद में जब अपने घर पहुँच जाते हैं ना, और जब अपने भाई के आगे पूरी कहानी बयान करते हैं ना, तो भाई भी उनके कांप जाते हैं। कहते हैं, सुरेंद्र, इसीलिए तो मैं तुम्हें समझाता था कि अभी तुम्हें बहुत कुछ सीखना बाकी है। जो तुम घटना बता रहे हो ना, ये घटना मैं बहुत बार सुन चुका हूँ और कई लोगों के मुंह से। ऐसा होता है, ऐसा कोई है वहाँ पर, उस रास्ते पर, उस जंगल में। कहाँ कौन मिलेगा उस रूप में कुछ बोला नहीं जा सकता है। हाँ, तुम सही कह रहे हो। अगर वो प्रेतात्मा तुम्हें उस वक्त उस जगह से नहीं निकालती तो शायद तुम उस जाल में अभी तक फंसी रहती। हाँ, तुम उस लड़की को, सही कह रहे हो कि उसी लड़की की वजह से मैं यहाँ पर आज़ादी से अब आ चुका हूँ। तो दोस्तों, ये थी सुरेंद्र जी की कहानी। कैसी लगी आपको? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हाँ दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हो, तो आप मुझे ज़रूर इंस्टाग्राम पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, मेरी मेल आईडी पर ज़रूर भेजिएगा। ये भी चैनल आप ही का है दोस्तों। इसको भी अपना लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हाइप वाला बटन को ज़रूर दबाइएगा। हाँ दोस्तों, फिर हम मिलते हैं ना कल की रात इसी चैनल पर, इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।